तो कंसेप्ट मंत्रा पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उसी अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 2 पे हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा था, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ऑलमोस्ट बताए थे जैसे कुछ बातें। जैसे हम लोग क्या पढ़ लिए थे, तो हमने गांधी जी की वापसी पढ़ लिया था कि गांधी जी जब इंडिया आए थे तो उन्होंने सत्याग्रह को लेके क्या क्या किया था। बहुत सी बातें सत्याग्रह की पढ़ लिए थे। फिर हम एट लास्ट पढ़ रहे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मस्करे। हमने जलियांवाला बाग मस्करे पढ़ा कि गांधी जी को क्यों जलियांवाला बाग के बाद अपने मूवमेंट को क्या करना पड़ा, क्विट करना पड़ा। मूवमेंट को क्या करना पड़ा, क्विट मतलब स्टॉप करना पड़ा। उसके आगे आज पढ़ना है। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 को हम क्या पढ़े थे, जलियांवाला बाग मस्करे। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मस्करे JBM हुआ था, जलियांवाला बाग मस्करे हुआ था। इसके बाद हुआ क्या, अभी इसी समय 1919 में आपके जानकारी के लिए बता दो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े नहीं होंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो 1914 से लेकर 1919 तक चला था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ था कब, 1919 में, जिसमें ऑटोमन तुर्की जो एक एम्पायर था, ऑटोमन तुर्की बहुत बड़ी इस्लामिक एम्पायर थी, इसकी क्या हो चुकी थी, डिफीट। ये क्या हो चुकी थी, हार चुकी थी। बहुत बड़ी इस्लामिक जो थी वो हार चुकी थी। इसके बाद जो यहाँ के ग्रेट किंग थे, जो ग्रेट सम्राट, हिंदी में इंग्लिश में किंग, खलीफा थे। ऐसा लोगों ने अफवाह रूमर फैला दिया कि अब इनके ऊपर बहुत हार्ड लॉ लगाए जाएंगे, बहुत हार्ड रूल लगाए जाएंगे। हार्ड रूल कहने का मतलब है कि इनके अब गुलाम बना लिया जाएगा और इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाएगा। अर्थात लोगों ने ये तक अफवाह फैला दिया कि अब इस्लाम क्या हो जाएगा, तो इस्लाम को अब बर्बाद कर दिया जाएगा, इस्लाम क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसा सब जस्ट जलियांवाला बाग मस्करे के बाद हो रहा था। क्या इसका इम्पैक्ट भारत पे पड़ा, तो जब भारत के इंडिया की स्टोरी पढ़ रहे हैं, अब इंडिया नहीं भारत की स्टोरी पढ़ रहे हैं तो भारत पे भी पड़ा, तो हाँ पड़ा। अब कैसे पड़ा ये देखिए। इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में उसी समय गांधी जी का जो भारत में जो गांधी जी का आंदोलन था वो क्या हुआ था, फेल हुआ था। उनको ये पता लग गया था कि अब बिना वो हिंदू मुस्लिम को मिलाए वो एक नहीं हो सकते। लेकिन भारत के भी मुस्लिम अभी दहशत में थे, अभी उनमें भी डर फैला हुआ था, अफवाह फैली हुई थी। लेकिन दौलत खान और मोहम्मद खान जैसे भाई, दो भाई, उन्होंने 1919 में इस चर्चा को सुनने के बाद उन्होंने गांधी जी से मिले। गांधी जी से कौन मिला, गांधी जी से मिले दौलत खान। कौन मिला, एक सेकंड के लिए मैं देख लूँ कि आप ये फ्रेम में आ रहा है ना, कौन, दौलत खान। हाँ, तो गांधी जी से कौन मिलने जाए, दौलत खान और शौकत अली। दौलत अली खान भी नाम है उनका, और शौकत अली। इन्होंने मिले इनसे कब, 1919 में। और इन्होंने ये डिसाइड किया कि इन्हें हिंदू और मुस्लिम को एक किए बिना ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए इन्होंने बॉम्बे में खलीफात कमेटी का क्या किया, इस्टेब्लिश कर दिया। खलीफात कमेटी को क्या कर दिया, इस्टेब्लिश्ड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए, मतलब कुल मिला के इन्होंने कुछ लोगों को लाया और एक समूह बनाया, कमेटी बनाया, जिसका काम क्या था, तो हिंदू मुस्लिम को एक करने वाली आंदोलनों का नेतृत्व करना। इस कमेटी का मेन क्या था, उद्देश्य था। अब सुनिए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। और इसी समय में जस्ट गांधी जी ने 1920 के कांग्रेस के कोलकाता कॉन्फ्रेंस में, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब आपके बुक में ना एक ही में दिया है। कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो कहाँ हुआ था, अधिवेशन हिंदी में बोलते कहाँ हुआ था, कोलकाता, लाहौर। कहाँ हुआ था, लाहौर। एक सेकंड, मुझे लाहौर में हुआ था या कोलकाता में हुआ था, लाहौर में हुआ था या कोलकाता में, कोलकाता सेशन, सॉरी, कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलकाता। अब सुनिए एक बार फिर से आपको इधर का स्टोरी, ये ऑटोमन तुर्की हारा, इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ा, भारत वाले को ज़्यादा याद रखना है। 1990 में दौलत अली और शौकत अली, दो भाई, गांधी जी से मिले। उनका उद्देश्य क्या था कि हमें हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए एक कमेटी बनाई उन्होंने, जिसका नाम था खलीफात कमेटी।
जिसका इस्टेब्लिश हुई 1919 में ही बॉम्बे में उसका हेडक्वार्टर था। और उसी समय गांधी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, मतलब कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में, ये बात मनवा लिया सबसे कि अब हम सिविल डिसोबिलियंस चलाएंगे। सिविल डिसोबिलियंस मतलब अब ये क्या होता है हम जस्ट अभी समझने वाले, लेकिन अभी के लिए याद रखिएगा कि सिविल डिसोबिलियंस की अनुमति गांधी जी को कब मिली थी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, ये बहुत स्टार रेटेड में क्वेश्चन बोला क्योंकि ये मेरे वक्त 1 नंबर का आया था कि 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के बाकी नेताओं को सिविल डिसोबिलियंस के लिए क्या किया था, राजी कर लिया था। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे जो बातें हैं इसको आप करें, या आप पर्सनली कमेंट बॉक्स में बस नोट्स करेंगे तो आपको वहाँ पे अप्लाई करा दिया जाएगा, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी इसके प्रिंटेड हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑफलाइन सेंटर से ही। अब देखिए, अब मैं पढ़ा रहा हूँ वाई सिविल डिसोबिलियंस। अगला टॉपिक क्या है, वाई सिविल डिसोबिलियंस। गांधी जी सिविल डिसोबिलियंस ही क्यों करना चाहते थे, नहीं सिविल असहयोग ही क्यों, वाई नॉन कॉपरेशन, वाई नॉन कॉपरेशन। गांधी जी क्या करना चाहते थे, नॉन कॉपरेशन। तो अब नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या होता है, गांधी जी ने अपने एक बुक लिखा था 1909 में जिसका नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था, हिंद स्वराज, मतलब इंडिया के ऊपर। उस बुक में उन्होंने चर्चा किया है कि जो इंग्लिश गवर्नमेंट अभी इंडिया के ऊपर इस्टेब्लिश हुई है, इसको कॉपरेट करने वाले भी कौन है, कॉपरेट करने वाले इंडियन है। मतलब इसे इंडिया के ऊपर रूल करने में मदद कौन कर रहा है, इंडियन ही कर रहा है। तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि यदि हमारे जितने भी इंडियन हैं, हमारे जितने भी इंडियंस हैं, वो यदि अपना सपोर्ट वापस ले ले, यदि वो अपना कॉपरेट करना बंद कर दे, तो 1 साल के अंदर इंग्लिश जो रूल है अपने आप समाप्त हो जाएगा। और इसी सोच को क्या बोलते थे, नॉन कॉपरेशन, की अंग्रेजों का सहयोग मत करो। तो ये क्या था, मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। इट स्टेट दैट इंग्लिश गवर्नमेंट make dominance on India by the help or cooperate of Indians. So he believed that if Indian stop to cooperate them, then their government will fall down itself in 1 year। देखिए जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक था उन्हें पूरा का पूरा मैंने खुद लिख दिया। ये क्या है सुनिए, क्या था, वो बोल रहे थे कि जो इंग्लिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर डोमिनेंस हो पाई, मतलब हमारे शासन को हटा के खुद का डोमिनेंस ला पाई, खुद वर्चस्व में आ पाई, इसमें उसका सबसे ज़्यादा मदद करने वाले लोग कौन है, इंडियन है। इंडियन कैसे, अभी मैं जस्ट समझाने वाला हूँ। तो गांधी जी का ये मानना था कि यदि इंडियन अपना कॉपरेशन करना रोक दे, कॉपरेट करना बंद कर दे, तो उनका ये मानना था कि 1 साल के अंदर अंग्रेजी सरकार खुद से ही गिर जाएगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कैसे हम कॉपरेट कर रहे थे, कह रहे जो ब्रिटिश लोग अपना जो क्लॉथ का ट्रेड कर रहे हैं उसे क्या कर दो, डेमोलिश कर दो। उसे डेमोलिश कर दो मतलब उसे यूज करना बंद कर दो। व्यापार उनका क्या करो, ख़त्म कर दो, व्यापार ख़त्म कर दो। फिर से उनके बनाए हुए कॉलेज में मत जाओ, उनका इनकम मत होने दो। उनके बनाए हुए कोर्ट में मत जाओ, तो उनके बातें नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, सिविल डिसोबिलियंस नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन्हीं सब बातों से डील करता था। लेकिन इन सब में कहीं भी गांधी जी अहिंसा का बात, नॉन वायलेंस का बात नहीं कर रहे हैं। वो चाहते थे कि सब चीज़ क्या हो, शांति प्रिय तरीके से हो, ये सब किसकी तरह हो, शांति प्रिय। तो यहाँ पे मैंने इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपका जो चैप्टर 2 का फर्स्ट यूनिट है, आप देखेंगे 4 यूनिट है टोटल राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में, तो मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसी वीडियो में सेकंड यूनिट शुरू कर रहा हूँ।
जिसमें सबसे पहले ही, जैसे आप एक बार पूरे बोर्ड को देख लें, आप जैसे ही जाएंगे तो आप पाएंगे अब सिविल डिसोबीडियंस, ये सब देखिए। अब सुनिए आगे, अब मैं यूनिट 2 शुरू कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? यूनिट 2, जो बुक में 4 यूनिट में दिया है, मैं यूनिट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। अब यूनिट 2 शुरू हुआ। देखिए, अब यूनिट 2 के शुरू में आपको बताया गया बुक में कि 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन क्या हो गया था? शुरू हो गया था। क्या हो गया था? शुरू हो गया था। तो इसके अब देखिए, गांधी जी उस समय सोशल मीडिया तो होती नहीं थी कि अभी मोदी जी की तरह वो सोशल मीडिया पे जाए और बता दे कि हमें क्या करना है, नोटबंदी है तो कैसे क्या नियम कानून। उस समय वो किसी एक जगह देते थे और लोग उस बातों को फैलाया करते थे, एक जगह से 2 जगह 3 जगह। अब लोग अपने हिसाब से भी बातों को फैला देते थे। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मीनिंग था, हर ग्रुप में ने, इंडिया के हर ग्रुप ने अलग अलग लिया। जैसे सबसे पहले ये टॉपिक दिया है कि टाउन के अंदर, शहरों के अंदर, सिटीज़ के अंदर ये मूवमेंट को कैसे लिया गया। तो देखिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुआ मूवमेंट का, जब मूवमेंट का स्टार्टिंग था, ठीक, तब ये बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो उस समय जितने भी प्रोफेसर थे, स्टूडेंट थे, सब लोग स्कूल जाना क्या कर दिए? बंद कर दिए। स्कूल जाना बंद कर दिए। जितने भी प्रोफेसर थे, स्टूडेंट थे, स्कूल जाना बंद कर दिए। स्कूल कॉलेज जाना क्या कर दिए? बंद कर दिए। जो लॉयर थे वो कोर्ट जाना बंद कर दिए। इस वजह से अपने आप अंग्रेजी शासन में कोर्ट और स्कूल बहुत दिनों तक बंद रहा। इसके बाद लोगों ने जो इंग्लिश क्लॉथ थी, इंडस्ट्रियल क्लॉथ, इंग्लिश क्लॉथ की जगह इंडस्ट्रियल क्लॉथ, जो कंपनी की बनी हुई कपड़े थी, उनका यूज करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब इस हद तक बंद कर दिया कि जो इम्पोर्ट 107 करोड़ का होता था वो मात्र 57 करोड़ का हो गया था। कब? 1921 से 22 के बीच में। ये डाटा हमें दिखाता है कि लगभग 50 करोड़ की गिरावट आई थी, लगभग आधी हो गई थी उनकी इम्पोर्ट। लेकिन अब दिक्कत क्या हुआ? समय के साथ इंडस्ट्रियल क्लॉथ का बंद हो गया तो लोग, जो सिटीजन्स थे, जो इंडियन थे, वो किस कपड़े का इस्तेमाल कर रहे थे? तो इंडियन क्लॉथ का, इंडियन हैंडमेड क्लॉथ, हाथ से बने हुए कपड़ों का हैंडमेड क्लॉथ। अब सुनिए, जो कि कंपैरेटिवली क्या होते थे? कॉस्टली होते थे। बहुत स्टोरी आपको स्मूथली मैं सिखाना चाहता हूँ कि आपको रटना नहीं पड़े। यदि हिस्ट्री रटना पड़ रहा है तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। तो देखिए, जो सिटीजन्स थे उनको इंडियन हैंडमेड मतलब हाथ से बने हुए कपड़ों को यूज करना पड़ रहा था। सूती वस्त्र हो गए, लुंगी हो गया, धोती हो गया। लेकिन आपको पता होगा कि ये उसके कंपैरिजन में क्या थे? बहुत ज़्यादा महंगे थे। उसके कंपैरिजन में क्या थे? महंगे थे। जिस वजह से अब देखिए, गरीबों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। कोर्ट, स्कूल, सब बाज़ार बंद होने लगे तो इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा किसका हो रहा था? गरीबों का। तो धीरे धीरे अब इस कारण से जो मूवमेंट था वो क्या होने लगा? स्लो होने लगा। ये बस पॉइंट आप देखते जाइए, जो मूवमेंट था वो स्लो होने लगा। तो मूवमेंट स्लो होने के कारण क्या था? महंगाई का बढ़ना। जो मूवमेंट स्लो होने लगा और कुछ स्कूल टीचर, प्रोफेसर और वकील कोर्ट में जाने लगे, कोर्ट खुलने लगी, कॉलेज खुलने लगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई होने लगा, बच्चे भी फिर वापस आने लगे। इस तरह गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो शहर में क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। तो शहर में फेल होने से पहले फिर भी कुछ हद तक सक्सेस रहा था। तो गांधी जी इसमें भी खुश थे या जो भी हो, लेकिन ये इसको हम फेल पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे, लेकिन इस मूवमेंट को जितना गांधी जी ने सोचा था उतना तो नहीं हुआ। तो हमने आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे एग्जाम में? व्हाट वाज द एस्पेक्ट्स ऑफ सिटी, चाहे हाउ सिटी बिहेव टुवर्ड्स द सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रीड बाय गांधी जी। मतलब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया था उसमें शहर की प्रतिक्रिया क्या थी, शहर ने कैसे रिएक्ट किया। तो देखिए, इतना हो गया। इसके बाद अब हमने शहर के बारे में तो पढ़ ली कि शहर में कैसे हुआ, गांव के इलाकों में क्या हुआ। गांव के इलाकों में और इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। देखिए क्या हुआ गांव के इलाके में, क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। तो गांव के इलाके में सबसे पहले सुनिए, गांव में क्या हुआ, रूरल एरिया में क्या हुआ, रूरल एरिया, ठीक।
इसमें क्या हुआ देखिए, एक अवध के फार्मर थे बाबा रामचंद्र देव, वो लगातार मूवमेंट को लीड करते थे। और वो मूवमेंट किसके लिए करते थे? तो वो मूवमेंट करते थे किसके लिए? फार्मर्स के लिए। वो किसानों के लिए आंदोलन करते थे और उसका नेतृत्व करते थे। ठीक, मतलब उन अंग्रेजों के खिलाफ किसानों की मदद करते थे और वो उनके लिए आंदोलन किया करते थे, उनके अधिकारों के लिए, और उसका नेतृत्व भी वही किया करते थे। कौन? अवध में बाबा रामचंद्र देव। अब सुनिए, एक समय के लिए आपको अभी तक कहानी एकदम क्लियर चलनी चाहिए कि हाँ कहीं पे भी दिक्कत नहीं हो। अब देखिए, अब उनकी लड़ाई क्यों रहती थी? किसानों की किस बात के लिए लड़ाई रहती थी? तो किसानों को, जो बड़े किसान थे, वो अपने खेत में बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी पेड जॉब के, बिना किसी पेमेंट के लेबर वर्क कराया करते थे। ये होता कैसे था? जैसे उनको खरीद लिया जाता था कि आपका एक बार ये ले लीजिए पैसा, आप मेरे हो गए 6 महीना के लिए, और उनको खाना पीना सही से नहीं दिया जाता, उन्हें एक्स्ट्रा काम कराया जाता था। बड़े बड़े जमींदार अपने खेतों में काम कराते, बदले में बस थोड़ा सा उन्हें मिल जाता, जिससे उनका जीविका तक नहीं चल पाता था। तो इसीलिए वो किसानों के लिए क्या करते रहते थे? हमेशा लड़ाई करते रहते थे। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि गाँव में सबसे पहले हम अवध का स्टोरी पढ़ रहे हैं, जहाँ अवध में बाबा रामचंद्र देव किसानों का नेतृत्व करते थे। अब हुआ क्या? इनके ये अपने आप में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनके इतिहास में उतनी चर्चा तो नहीं है, आप जब और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। अब देखिए, 1920 में जवाहरलाल नेहरू, उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, आपकी बात के लिए बता दूं, इसलिए बोला फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला। जवाहरलाल नेहरू, जब आंदोलन चलने की बात हो रही थी तो वो कहाँ गए? अवध में गए। कहाँ गए? अवध पहुँचे। अवध पहुँच के वो किससे मिले? तो यही रामचंद्र देव, बाबा रामचंद्र देव से, रामचंद्र देव। अब सुनिए ये हुआ क्या। बाबा रामचंद्र देव से मिले और इन्होंने किसानों के बातों के लिए, किसान के मुद्दों के लिए उन्होंने क्या किया? आंदोलन किए। और जब सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था, जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले इन्होंने अवध में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था अवध फार्मर कमेटी। और ये इतना तेजी में फैल रहा था कि लगभग इसकी 300 ब्रांचें काम करने लगी। जस्ट कुछ दिनों में इसकी लगभग 300 ब्रांच काम करने लगी। तो ये मैं कहाँ का कहानी बता रहा हूँ? रूरल एरिया में ये काम कैसे चल रहा था, किस चीज़ का? ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे चल रहा था, रूरल एरिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे चल रहा था। तो रूरल एरिया में क्या हुआ था? तो इसका सबसे पहले हमने पढ़ा कि बाबा रामचंद्र देव का चर्चा हुआ है, जो अवध में थे। उन्होंने बहुत सारे किसानों के लिए आंदोलन किया, जिसका उन्होंने नेतृत्व किया। उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन क्यों किया? क्योंकि किसानों को उनके कार्य के बदले कोई फिक्स पेमेंट नहीं मिलता था, उनसे कार्य करा लिया जाता था, बदले में कुछ भी उन्हें दे दिया जाता था। फिर 1920 में जवाहरलाल नेहरू उनसे मिले और उन दोनों ने मिलकर अवध में अवध फार्मर कमेटी की क्या की? स्थापना किया, इस्टेब्लिश किया, जिसकी लगभग 300 शाखाएं कुछ दिनों में ही काम करने लगी। लेकिन देखिए, इन सब के बीच में एक अफवाह ये भी फैल गया गरीबों के बीच में, किसानों के बीच में, कि गांधी जी बोल रहे हैं जैसे ही हम आज़ाद होंगे, जब सारा का सारा ज़मीन किसका हो जाएगा? हम बड़े लोगों का हमारे बीच में बांट दिया जाएगा। इस वजह से जो छोटे स्मॉल फार्मर थे, इस बात को ध्यान से सुनिए, तो स्मॉल फार्मर थे वो रिवोल्ट कर दिए, मतलब हमला करने लगे किस पे? रिच फार्मर्स पे, जो उनके ग्रेन स्टोर थे, जो उनके गोदाम थे अनाज के, उसको क्या करने लगे? लूटने लगे। तो ये जो भी चीज़ें हो रही थी, इसके वजह से गांधी जी का ये भी मूवमेंट अब गाँव में भी क्या होने लगा? फेल करने लगा। तो हमने गांव में शुरू होना भी देख लिया और फेल होना भी देख लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप पूरे के पूरे बोर्ड को देख लें, फिर मैं आगे बता रहा हूँ कि अब आगे इसके क्या हुआ। इसके आगे अब जब अगला हमें देखना है कि इस मूवमेंट के साथ और भी कुछ समूह थे देश के जो बहुत अहम भूमिका निभाए थे। जैसे एक समूह था गुरिल्ला मूवमेंट, जंगल के पास रहने वाले गुरिल्ला ग्रुप। एक ग्रुप की कहानी पढ़ना है, कभी पूछ सकता है, अब दिया है तो पढ़ना। तो एक भी पॉइंट आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, आपको पढ़ाने से पहले बढ़िया से पहले शॉर्ट नोट्स बनाए गए। देखिए, एक ग्रुप था गुरिल्ला ग्रुप। क्या था? गुरिल्ला ग्रुप, जो कहाँ रहता था? फॉरेस्ट के
जस्ट नियर अराउंड, आसपास ही कहीं रहते थे। अब ये शुरू से ही जंगलों का इस्तेमाल करते हुए, जैसे जंगल का लकड़ी से लेकर ये रोज का इनका दिनचर्या है। तो लेकिन अब देखिए जो इंग्लिश गवर्नमेंट आई, जो इंग्लिश थे, इंग्लिश गवर्नमेंट हुई, उसने इसके ऊपर क्या कर दिया, फॉरेस्ट के ऊपर बैन कर दिया जाने के लिए। जाने में क्या कर दिया, बैन कर दिया। जाने के लिए क्या कर दिया, बैन कर दिया। बैन करने का मतलब कि अब कोई इसके लकड़ियों का, वुड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन जो गुरिल्ला ग्रुप के लोग थे, जो गुरिल्ला ग्रुप के पीपल थे, उनका ये मानना था कि गांधी जी का ये कहना है, थोड़ा मेरे बातों को, मेरे मार्कर के साथ साथ मेरे बातों को भी ध्यान से सुनते रहिए। इनको ये बताया गया था कि गांधी जी का ये कहना है कि ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। क्या है, हमारा है, मतलब ये सभी चीज़ हमारा है तो इस पर अधिकार भी हमारा है। ये सभी चीज़ हमारा है तो इस पर अधिकार भी हमारा है। तो गांधी जी का ये बात लोगों ने अपने आप में फैला लिया कि ये देश हमारा है तो हम इसके इस्तेमाल करेंगे। और अंग्रेजों के बैन होने के बावजूद उनका विद्रोह करते हुए एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था गुरिल्ला मूवमेंट, गुरिल्ला लोगों के द्वारा, कि हम जंगलों का प्रयोग करना नहीं बंद करेंगे, वो हमारी संपत्ति, हम उसके इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने एक आंदोलन चला दिया जिसका नाम था गुरिल्ला मूवमेंट। क्या नाम था, गुरिल्ला मूवमेंट, गुरिल्ला मूवमेंट। तो आ गया कि गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता है, तो जंगल के पास रहने वाले लोगों ने गांधी जी के नाम पे विद्रोह कर दिया था कि वो जंगल का प्रयोग करना इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा बैन करने के बाद भी नहीं रोकेंगे। और इसी मूवमेंट को क्या बोला गया, गुरिल्ला मूवमेंट। क्या बोला गया, गुरिल्ला मूवमेंट। अब सुनिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद, अब ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, इसके बाद यही सेम चीज़ बाज़ारों में भी हो रही थी। कहाँ हो रही थी, बाज़ार के अंदर। अच्छा, इसको मैं एक सेकंड के लिए आप देख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। बाज़ार में क्या हो रही थी, देखिए बगान में क्या हो रहा था, मतलब बगान मतलब गार्डन में, गार्डन में क्या हो रहा था पहले के समय में। अब लास्ट टॉपिक, सेकेंड यूनिट का जस्ट लास्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जस्ट सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट टॉपिक नहीं है, हाँ लास्ट टॉपिक है। देखिए सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है कि जो गार्डन थे, गार्डन लेबर, उनके लिए इसका क्या मतलब था। जो गार्डन लेबर थे, जो बागानों में काम करने वाले लेबर थे, उनके लिए इसका क्या तात्पर्य था। तो ध्यान से सुनिए, जो गार्डन में लेबर काम करते थे, इनके प्रति बहुत ही हार्ड रूल थे। किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। मेरे बातों पे थोड़ा लिखने से ज़्यादा बातों पे ध्यान दें, क्योंकि मैं लिखता हूँ भले आपको दिखाने के लिए कि आप देखते रहेंगे, आपको याद आता रहेगा शॉर्ट्स नोट्स में, लेकिन आप बुक पढ़ेंगे तो ये बातें आपको मिलेंगी। तो मेरे से आप मेन सुनने आए हैं, अब देखते रहिए। गार्डन में जो लेबर, गार्डन बगीचों में जो काम करने वाले, जैसे चाय के बगीचे में, ऐसे सब बगीचों में, मतलब ये फल वाले बगीचे मत समझिएगा, और भी बहुत चीज़ के बगीचे होते हैं, चाय, नील, इस सब का। तो उनके खेतों में, उनके बगीचों में काम करने के लिए जो लेबर ले जाए जाते थे, उन्हें हम ऐसे 6 महीना, 1 साल, 4 साल, 5 साल के एग्रीमेंट करके लेके जाते थे। उन्हें हम लोग एग्रीमेंट करके ले जाते थे, जिस एग्रीमेंट का नाम है इनलैंड एग्रीमेंट एक्ट। इनलैंड एग्रीमेंट एक्ट, इनलैंड एग्रीमेंट एक्ट। अब ये क्या होता है, इनलैंड एग्रीमेंट क्या होता है, इनलैंड एग्रीमेंट एक्ट क्या होता है। देखो, इनलैंड एग्रीमेंट एक्ट 1819 में हुआ था। कब हुआ था, 1859 में। 1859 में एक इनलैंड एग्रीमेंट एक्ट के तहत ये नियम बना दिया गया था कि यदि कोई लेबर इसके भागने की कोशिश करे तो इसे पुलिस के द्वारा क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। उसे पुलिस के द्वारा क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। चाहे उसे किसी भी अपराध के लिए बार बार पे पुलिस के पास लेके जाया जा सकता है। तो गार्डन के लेबरों का, मतलब बागानों में काम करने वाले लेबरों का क्या सोच था, यही सोच था कि हमें गांधी जी बहुत जल्द आज़ादी दिलाने वाले हैं। हम जब चाहें हम इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली घूम सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, अपने गांव जा सकते हैं, अपने विलेज जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। ये किसका मांगना था, लेबरों का। तो इस वजह से सोचा, लेबरों ने हल्ला किया कि हम अब गांधी युग में, गांधी एरा में आ गए, अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम रियल स्टोरी आपको थ्योरेटिकल भाव से पढ़ा रहा हूँ कि गांधी एरा में आ गए, जिस वजह से बहुत से लेबर अपने गार्डन से भाग गए और उन्हें
पुलिस के द्वारा पकड़ा जो बगीचे के मालिक थे उन्होंने उनके पीछे पुलिस लगा दिया और बहुत ज़्यादा क्या हुए, वो बहुत ज़्यादा पूरे देश में हड़कंप मचा और बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगा। लेकिन धीरे धीरे सारे लेबर दोबारा पकड़े गए, उनको सज़ा मिलने लगी, जिस वजह से ये मूवमेंट यहाँ भी फेल कर गया। हमने पढ़ा क्या, मैंने लास्ट वीडियो में आपको जलियांवाला बाग मस्करे तक पढ़ाया, उसके बाद मैं यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहर में कैसे चला, गांव में कैसे चला, कुछ खास जैसे गुरिल्ला प्रजातियों में कैसे चला, फिर हमने पढ़ा कि बगीचों में कैसे चला। तो यहाँ पे आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट होता है। यूनिट थर्ड इससे भी बड़ा होगा और यूनिट 4 छोटा होगा। और 2 से 3 वीडियो में चैप्टर आपका बढ़िया से, और एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड लाइक छोड़ा नहीं गया। आप इस वीडियो को देखें, कोई डाउट हो पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर ये चैनल वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी नहीं। तो आपने जिस तरह फ़ायदा उठा उस तरह सबको फ़ायदा मिलना चाहिए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करें।